नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। दिन के दोपहर के 2 बज चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। हेडलाइंस देखते हैं सबसे पहले। झारखंड चुनाव मिलकर लड़ेगा एनडीए। भाजपा आजसू, जदयू और लोजपा में सीट बंटवारे पर बनी सहमति। 10 सीटें आजसू, 2 सीटों पर जदयू और 1 सीट लोजपा के लिए छोड़ी गई। हरियाणा में कार्यभार संभालते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह का पहला बड़ा फैसला। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए होगी निःशुल्क डायलिसिस की सेवा। दिवाली से पहले ही अब दिल्ली में खतरनाक लेवल पर पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक। यमुना नदी की सतह पर दिखी जहरीली झाग की परत। हरियाणा सरकार में पराली जलाने वाले किसान पर होगी अब एफआईआर। 2 साल तक किसानों से नहीं खरीदी जाएगी फसल। आदेश जारी। सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह से निपटने के लिए अंतर्विषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर दिया जोर। कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। और बेंगलुरु टेस्ट में भारत के समक्ष हार का खतरा मंडराया। सचिन रविंद्र की शतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने 300 रनों से ज्यादा की बढ़त हासिल कर ली। शुरुआत करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। झारखंड में आज प्रेस वार्ता के जरिए एनडीए ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का अब ऐलान कर दिया है। बीजेपी, आजसू, जेडीयू और लोजपा रामविलास मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी 68 सीटों पर, आजसू 10 सीटों पर, जेडीयू 2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि लोजपा रामविलास चतरा से चुनावी मैदान में उतरेगी। प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एनडीए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। और झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज रांची पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव घटक दलों के नेताओं के साथ मिलकर के सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव आरजेडी के कार्यकर्ताओं से रांची में चुनावी तैयारियों पर बैठक भी करेंगे। यह दौरा गठबंधन की रणनीति को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से अहम माना जा रहा है। और झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से नामांकन कर सकते हैं। पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे। और पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया से शुरू हो गई है। तो गहमा गहमी चुनाव की शुरू हो गई है झारखंड में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला अलग अलग जो घटक दल हैं वो तय कर रहे हैं एनडीए की तरफ से। ये अब तय हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही झारखंड का चुनाव लड़ा जाएगा। और अगर बात करें विपक्ष की, तो अभी सीट शेयरिंग पर अंतिम सहमति नहीं बनी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सीट बंटवारे को लेकर के महाविकास अघाड़ी एमवीए ने 288 में से 260 सीटों पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। 28 सीटों पर अभी सहमति बनना बाकी है। इस बीच सपा के प्रमुख अखिलेश यादव आज से महाराष्ट्र के 2 दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरान वे मालेगांव और धुले में सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ साथ पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। सपा ने मुस्लिम बहुल सीटों पर फोकस करते हुए महाविकास अघाड़ी से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर अपनी पार्टी की दावेदारी पेश कर दी है। सपा का प्लान मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद और धुलिया की सीटों पर चुनाव लड़ने का है। ये वे सीटें हैं जो ओवैसी की पार्टी की गढ़ मानी जाती रही हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा होगी। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के आज से अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही आज से इन सभी 9 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक और जहां भाजपा ने किसी भी सीट पर अभी तक एक भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस को अब भी अपनी भागीदारी का इंतजार है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस मामले में अब तक कोई स्पष्टता नहीं आई है। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर तक इन सीटों पर पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। 28 अक्टूबर को पर्चों की जांच होगी
और 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य में 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतों की गणना की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालते ही नायब सिंह सैनी ने पहले ही कैबिनेट में अहम फैसला लिया। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक किडनी रोगियों के निःशुल्क डायलिसिस सेवा की सुविधा मिलेगी, ये फैसला ले लिया गया है। साथ ही भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेजेस में ये सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। और नवगठित हरियाणा राज्य सरकार ने पराली को लेकर के भी एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य सरकार ने सख्ती दिखाते हुए साफ कर दिया है कि कोई भी किसान अगर पराली जलाएगा तो उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और सरकार 2 साल तक उस किसान की फसल को खरीदेगी नहीं। ऐसे किसानों को राज्य सरकार के वेब पोर्टल पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रेड मार्क कर दिया जाएगा। दरअसल राज्य सरकार का कृषि और किसान कल्याण विभाग लगातार किसानों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। किसानों को समझाया जा रहा है कि किसी भी परिस्थिति में पराली में आग न लगाई जाए, बल्कि सरकार द्वारा रियायती दरों पर उपलब्ध कराए गए कृषि यंत्रों की मदद से पराली का प्रबंधन किया जाए। किसान पराली को या तो खेतों में ही नष्ट करें, खाद के रूप में इस्तेमाल करें या फिर उसके गट्ठे बनवाकर खरीद केंद्रों पर बेच करके पैसे कमा सकते हैं। हरियाणा में फैसला हो चुका है, अब देखना होगा कि पंजाब सरकार क्या फैसला लेती है। दिल्ली में आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि जो मुश्किल है प्रदूषण को लेकर के, उसकी शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चंडीगढ़ के हरियाणा सिविल सचिवालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कैबिनेट की बैठक से पहले ये तस्वीरें, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया आज सचिवालय में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर उमर अब्दुल्ला सरकार के मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। सुरेंद्र कुमार चौधरी को उद्योग और वाणिज्य, श्रम और रोजगार मंत्रालय दिया गया है। सकीना मसूद को स्वास्थ्य और चिकित्सा, शिक्षा, स्कूल शिक्षा और समाज कल्याण, जावेद अहमद राणा को जल शक्ति, वन और जनजातीय मामले, जावेद अहमद डार को कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज और सतीश शर्मा को खाद्य, यातायात, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को कोर्ट ने शुक्रवार को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। शुक्रवार पुलिस ने 5 आरोपियों को सुरक्षा कारणों की वजह से अपर जिला जज पूनम पाठक के आवास पर ही पेश कर दिया। इस दौरान आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने अब आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की ओर से आयोजित इंडस्ट्री वर्कशॉप ऑन डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन को संबोधित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने स्टार्टअप्स को डीप फील्ड टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के लिए सम्मानित किया और डेयर टू ड्रीम 5.0 चैलेंज की भी शुरुआत की। इसमें स्टार्टअप्स, एमएसएमई उद्योग के सामने कई कटिंग एज तकनीकों की चुनौतियां सामने रखी गई हैं। वक्त आ गया है कि डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को अब लीड लेना चाहिए। पार्टिसिपेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को अब लीड लेना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर तेजी से हो रहे परिवर्तनों को न सिर्फ एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, बल्कि नई चीजें क्रिएट करने की भी उनके अंदर क्षमता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर दी है। यात्रा का आरंभ उन्होंने पूजा अर्चना के साथ किया। यह यात्रा भागलपुर से नवगछिया होते हुए कटिहार जाएगी और इसके बाद पूर्णिया, अररिया होते हुए किशनगंज में समाप्त होगी। गिरिराज सिंह ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को एकत्रित करना है। उन्होंने कहा कि यदि हिंदू संगठित रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। पैदा किया, मरूंगा हिंदू, तो हिंदू को एकत्रित करना मरने के पहले, ये मेरा लक्ष्य है। हम दंगा बंद करने आए हैं। एकजुट रहोगे, सशक्त रहोगे, बटोगे तो कटोगे। जब बहराइच की घटना हुई, एक शब्द नहीं अखिलेश यादव के जुबान से खुला, केवल मुस्लिम वोट के लिए। उनका तो डीएनए में ही हिंदू विरोधी है। बिहार के सिवान में जहरीली पेय पदार्थ से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। आज सुबह 9 बजे तक सिवान जिला प्रशासन ने 28 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी थी।
ये कन्फर्म किया गया कि जहरीली पेय पदार्थ से 28 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया है। इसके अलावा 8 लोग अब भी सदर अस्पताल में भर्ती हैं। बात कार्रवाई की करें तो 8 नामजद लोगों में से 3 गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि जहरीली शराब के खिलाफ अभियान के तहत कुल 37 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस दौरान पुलिस को हजारों लीटर शराब मिली है, जिसे नष्ट कर दिया गया है। पुलिस और उत्पाद विभाग की विशेष छापेमारी में गोरिया कोठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3000 लीटर देशी अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया। जांच में सामने आया है कि सिवान और सारण में जिस जहरीले पेय पदार्थ को पीने से लोगों की मौत हुई है, इसमें मिथाइल अल्कोहल और इंडस्ट्रियल स्पिरिट की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। घटनास्थल से बरामद बोतल की उत्पाद विभाग के लैब में जांच हुई। मिथाइल अल्कोहल की मात्रा 80% तक निकली है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस के आवास पर छापेमारी की है। उन्हें बिहार ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव के पद पर तैनात किया गया था। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजीव हंस की जांच कर रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के करणी विहार थाना इलाके में शरद पूर्णिमा पर आरएसएस द्वारा आयोजित खीर वितरण कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने चाकूबाजी की। इस घटना में 10 लोग घायल हो गए, जिनका एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल विवाद के कारणों का पता नहीं चला। घटना के आरोपी नसीब चौधरी और उनके बेटे सहित कुछ युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और विधायक गोपाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल में जाकर के घायलों की स्थिति का जायजा लिया और इस मामले पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ट्विटर पर एक वीडियो भी साझा किया है। अब दिल्ली में सर्दियों की दस्तक देते ही प्रदूषण रूपी दानव डराने लगा है। सांसों पर संकट मंडराने लगा है और जीवनदायिनी यमुना में आज सफ़ेद झाग दिखाई देने लगे। यमुना जी का एक डराने वाला वीडियो सामने आया है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के बीच यमुना में फिर से जहरीले झाग ने राज्य की टेंशन बढ़ा दी है। यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में पानी की जगह जहरीला झाग तैरता दिखाई दिया है। तो बात रही यमुना नदी की, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। AQI यानी एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। आज इंडिया गेट और आसपास के इलाकों की बात करें तो कोहरे की परत छाई हुई है। यहाँ पर AQI 270 और आनंद विहार में ये 339 पर दर्ज किया गया। अक्षरधाम क्षेत्र की बात करें तो 293 के स्तर पर AQI दर्ज किया गया है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में AQI 300 से ऊपर और 400 के बीच बना हुआ है। वजीरपुर में 379, विवेक विहार में 327, शादीपुर में 337, रोहिणी में 362, पंजाबी बाग में 312, पड़पड़गंज में 344, नरेला में 312, मंडलकांड में 375, जहांगीरपुरी में 354, द्वारिका सेक्टर 8 में 324, भवाना में 339, आनंद विहार में 342 और अलीपुर में 307 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली में लगातार जहरीली होती जा रही इस हवा को लेकर के अब भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी किसी भी समस्या को गंभीरता से लेती ही नहीं। फिर से पोल्यूशन जानलेवा हो रहा है। नदी के पोल्यूशन से लेके हवा के पोल्यूशन तक दिल्ली का जीना दूभर है, सांसें फूल रही हैं। अभी तो शुरुआत ही है, अभी देखिए आगे क्या क्या होगा। बस हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे किसी तरह ये 4-5 महीना दिल्ली बचे। 4 महीना बाद चुनाव है। मैं तो दिल्ली से लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ इन सारी समस्याओं का निदान निकाला जाए और एक बार बीजेपी को मौका मिले जिससे दिल्ली को हम दिल्ली बना सकें। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक बार फिर से निशाना साधा। वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध जताने के लिए शहजाद पूनावाला गैस मास्क पहन करके स्मॉग टावर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की आरोप प्रत्यारोप की रणनीति की वजह से ही आज दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। आज दिल्ली की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि दिल्ली गैस चेंबर बन चुका है और गैस चेंबर आम आदमी पार्टी की जहरीली दोषारोपण की राजनीति की वजह से। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे। आज यमुना की भी स्थिति देखो और दिल्ली गैस चेंबर बनी है। AQI लगातार गिरता जा रहा है और क्या करते हैं आम आदमी पार्टी? दिवाली के फटाकों पर बैन,
हिंदू त्योहारों पर तो प्रतिबंध लगा देती है, पर यहाँ पर देखिए ये स्मॉक टावर जिस पर 23 करोड़ खर्च हुआ था, उस स्मॉक टावर पर ताला लगा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निगरानी की मांग वाली पीआईएल को अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विषय कार्यपालिका को तय करने दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश ने पीआईएल के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी जनहित याचिकाओं के चलते जनहित से जुड़े असली मुद्दे कोर्ट के सामने नहीं आ पाते। दरअसल वकील शशांक शेखर झा की ओर से दायर याचिका में एक नियामक बोर्ड के गठन की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन को बड़ी राहत दी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा कर दिया गया है। ये याचिका एक पिता द्वारा दायर की गई थी, जिसने आरोप लगाया था कि उसकी दोनों बेटियों का ब्रेन वॉश करके आश्रम में रखा गया है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि दोनों लड़कियां बालिग हैं और अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं। ऐसे में कोर्ट के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। उधर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने बाबा राम रहीम पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में हाईकोर्ट द्वारा लगाई रोक को अब हटा लिया है। पंजाब हाईकोर्ट ने राम रहीम पर 3 मामलों में चल रही एसआईटी की जांच पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। मेटा ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए सुरक्षा अभियान धोखाधड़ी से बचो इसकी शुरुआत की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी आईफोसी और सूचना प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से ये अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान के जरिए लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षित रहने के तरीके सिखाने और सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। मेटा का अभियान देश में घोटालों और साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते मामलों से निपटने के सरकार के लक्ष्य का समर्थन करते हुए लोगों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने की कंपनी की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। इस अभियान की शुरुआत करते हुए मेटा ने बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना की एक शिक्षापद फिल्म भी प्रदर्शित की। ये फिल्म बढ़ते घोटालों को दिखाती है और लोगों को साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए सतर्क रहने और सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित करती है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि ऑनलाइन क्षेत्र में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मैक्सिको के ग्वाइडलजारा में टेक लीडर्स राउंड टेबल बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान भारत और मैक्सिको के बीच तकनीकी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने समान स्थिति वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए अवसर और जिम्मेदारियों पर विमर्श किया और भारत और मैक्सिको के बीच सहयोग बढ़ाने को लेकर के चर्चा की। वित्त मंत्री ने कहा कि मैक्सिको नियर शोरिंग के माध्यम से फल फूल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच सहयोग हुआ है और आदान प्रदान के साथ साथ जोखिम भी कम हुआ है। वित्त मंत्री ने 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम करते हुए भारत में तेजी से हो रहे बदलावों के बारे में भी बताया। उन्होंने स्वास्थ्य, सेवा, कृषि और सस्टेनेबल सिटीज़ में एआई के क्षेत्रों में काम करने के लिए भारत के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में भी चर्चा की, जिसमें मैक्सिको की रुचि हो सकती है। वित्त मंत्री ने कहा कि दोनों देश स्टार्टअप और शिक्षण संस्थानों में सहयोग के जरिए एक दूसरे के क्षेत्रों में एक साथ काम कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्वाइडलजारा में वित्त मंत्री ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मुख्यालय का दौरा किया और कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित भी किया। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में सिनवार की मौत के बाद यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये संघर्ष अब नया मोड़ लेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अगर हमास अपने हथियार डाल दे, सभी बंधकों को रिहा कर दे, तो गाजा में युद्ध समाप्त हो सकता है। साथ ही अमेरिका ने भी इजराइल को बधाई देते हुए कहा कि अब युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। हमास नेता सिनवार की मौत के बाद इजराइल और हमास के बीच संघर्ष को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सिनवार की मौत से पहले इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को अपना निशाना बना चुका है। हमास ने हाल ही में सिनवार को अपना नेता नियुक्त किया था, जिससे उसके उग्रवादी रुख को बल मिला। सिनवार को पूर्व राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद उत्तराधिकारी बनाया गया था। युद्ध की शुरुआत से ही सिनवार को इजराइल सेना द्वारा मारने के प्रयास किए जा रहे थे, जो गाजा में छिपा हुआ था।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हमास अपने हथियार डाल दे और सभी बंधकों को रिहा कर दे तो गाजा में युद्ध समाप्त हो सकता है। To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमास के पूर्व सैन्य प्रमुख मोहम्मद देफ और हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की तस्वीरों को सोशल मीडिया पे साझा किया है। साथ ही एक तीसरी तस्वीर को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि वो सिनवार है। हम हर आतंकवादी तक पहुंचेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। तुम अपने दुश्मनों का पीछा करोगे और वे तलवार से तुम्हारे सामने गिरेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी सिनवार की मौत की सराहना करते हुए इसे युद्ध विराम की ओर एक सकारात्मक कदम बताया है। बाइडेन ने नेतन्याहू को बधाई देते हुए कहा कि अब युद्ध को समाप्त करने और गाजा में बंधकों को सुरक्षित वापस लाने का समय है। यह दुनिया के लिए एक अच्छा दिन है। मैंने बेंजामिन नेतन्याहू को सिनवार को पकड़ने के लिए बधाई देने के लिए फोन किया। मैंने उनसे कहा कि हम उनके कार्यों से बहुत खुश हैं और इसके अलावा अब आगे बढ़ने का समय है। गाजा में युद्ध विराम की दिशा में आगे बढ़ें और सुनिश्चित करें कि हम एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिससे हम पूरी दुनिया के लिए चीजों को बेहतर बनाने की स्थिति में होंगे। इस युद्ध को समाप्त करने और बंधकों को घर वापस लाने का समय आ गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने विस्कॉन्सिन में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि याहिया सिनवार हजारों निर्दोष लोगों की हत्या का दोषी था। उसकी मौत की वजह से अमेरिका, इजराइल और ये पूरी दुनिया बेहतर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उम्मीदवार कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। कमला हैरिस ने विस्कॉन्सिन की रैली में कहा कि अमेरिकी चुनाव अंत तक कड़ी टक्कर वाला होगा। उन्होंने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका के लोग ट्रंप से ऊब चुके हैं और वह राष्ट्रपति बनने के लिए अयोग्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ये निशाना साधा है और ये जुबानी जंग दोनों नेताओं के बीच में लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन लंच तक अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 361 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने इस तरह से पहली पारी में 299 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय टीम पहली पारी में 46 रनों पर आउट हो गई थी। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की पहली पारी सिर्फ 46 रनों पर सिमट गई। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत के 46 रन के स्कोर के जवाब में मेहमान टीम न्यूजीलैंड ने 7 विकेट खो करके 361 रन बना लिए। 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर दक्षिण अफ्रीका महिला T20 विश्व कप के फाइनल्स में पहुंच गया है। दक्षिण अफ्रीका ने कसी गेंदबाजी के बाद एनके बुश के नाबाद 74 रन के शानदार अर्धशतक की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम को 8 विकेट से हराकर उलटफेर कर दिया। महिला T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम दक्षिण अफ्रीका की कसी गेंदबाजी के सामने धीमी शुरुआत के बाद 5 विकेट पर 134 रन ही बना पाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज बेथ मूनी 44 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं। कप्तान तहलिया मैग्रा ने 27 रन का योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका ने T20 विश्व कप में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। दोनों टीमों के बीच 2023 सत्र का फाइनल्स खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 19 रन से जीत दर्ज की थी। और न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। हरमनप्रीत कौर को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बरकरार रखा गया है। चयनकर्ताओं ने 24 अक्टूबर से शुरू हो रही सीरीज के लिए 4 नए खिलाड़ियों का भी चयन किया, जो अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेंगे। इसमें तेज गेंदबाज साइमा ठाकुर, तेजल हसपनीस, सयाली सतगरे और प्रिया मिश्रा शामिल हैं। T20 विश्व कप में खराब फॉर्म में चल रही स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। वहीं T20 विश्व कप से भारत के जल्दी बाहर होने के बाद कप्तान के रूप में हरमनप्रीत के भविष्य पर सवाल उठने लगे थे। हालांकि चयनकर्ताओं ने फिलहाल उनके साथ बने रहने का फैसला लिया है। 24 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही इस आगामी वनडे सीरीज के तीनों मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे।
और समाचारों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।